तो हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन राज और आप देख रहे हैं क्लास 10th स्पेशल चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप लोग को ये पूरा नोट्स डाउनलोड करना होगा या फिर हिस्ट्री या सोशल साइंस के कोई भी चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करने होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको इंस्टॉल कर लेना। आप लोग को सबसे बेस्ट नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से अपनी एग्जामिनेशंस की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो इस नोट्स को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम पूरे चैप्टर को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए ना आप लोग को यहाँ पे ये जो दो टर्म दिए गए हैं, पहला नेशनलिज्म और दूसरा यूरोप, तो इन दोनों टर्म को अच्छे से आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये हर जगह पे आप लोग को ये दोनों ही टर्म मिलते रहेंगे। अब बच्चे स्टार्टिंग में ही इसके बारे में पता नहीं रहता है कि नेशनलिज्म क्या होता है, यूरोप क्या है, तो इससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आता है। जैसे अगर हम यूरोप का बात करें तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि यूरोप एक कंट्री है, बट ऐसा नहीं है। यूरोप कोई कंट्री नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंडर में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, जैसे फ्रांस, नीदरलैंड्स या फिर ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, इटली, ये सब सारे कंट्रीज आते हैं। वहीं अगर नेशनलिज्म का बात करें तो नेशनलिज्म का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर कंट्री, यानी कि अपने देश के प्रति प्यार या फिर गर्व की भावना आना। और ये खास करके हमें कब दिखाई देती है, तो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन जब देशभक्ति गीत वगैरह गाए जाते हैं, डांस वगैरह होता है, तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि देश के प्रति एक प्यार उमड़ता है हमारे दिल में, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है नेशनलिज्म। अब जब चैप्टर का स्टार्टिंग देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में आप स्टार्टिंग में ही आप लोग को ये वाली एक पेंटिंग दिखाई दे रही होगी। तो इस पेंटिंग का जो नाम है वो है द पैक्ट बिटवीन नेशन, और इस पेंटिंग को बनाए थे 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने, ठीक है। इस पेंटिंग में क्या मैसेज देना चाह रहे थे ये फ्रेडरिक सोर्यू, तो इस पेंटिंग में मैसेज देना चाह रहे थे द ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी कि इसमें एक स्वतंत्र देश की कल्पना की गई है इस पेंटिंग में, जिसमें जनता के अनुसार शासन चलेगा। क्योंकि पहले क्या था कि राजाओं का शासन था, राजा जो बोलते थे वही करना पड़ता था, तो वो जो राजा का शासन है वो अब खत्म हो जाएगा आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में। ऐसा इस तस्वीर में दिखाने की कोशिश की थी फ्रेडरिक सोर्यू ने, जो कि 1848 में इस तस्वीर को बनाई थी, ठीक है। इस पेंटिंग में जो है एक एक करके मैं आप लोगों को सारा यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक जो लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, ये यूरोप और अमेरिका के लोगों की भीड़ है, जिसमें सभी मैन और सभी वुमेन शामिल है, सभी एजेस के शामिल हैं, सभी सोशल क्लासेस के यानी सभी जाति के लोग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो जुलूस करते हुए जा रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन की तरह, होमेज मतलब इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सलाम करते हुए, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सलाम करते हुए। होमेज का मतलब होता है श्रद्धा देना, प्रणाम करना, सलाम करना, ये सब, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ये सब सारे कोई प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है, ये स्वतंत्र हो चुके हैं इस वजह से। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बात करें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम और लिबर्टी को। फ्रीडम और लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। और इसके दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी कि पुरुषों का अधिकार घोषणा पत्र है, मतलब पुरुषों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। मतलब यहाँ पे जो है मैन का बात किया गया है, वुमेन का बात नहीं किया गया, क्योंकि उस समय वुमेन को उतना वैल्यू नहीं मिलता था, इस वजह से यहाँ पे जो राइट्स का बात किया जा रहा है वो मैन का बात किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हमने देखा कि लोगों की जो भीड़ दिखाई दे रही थी, तो इसमें आप देखोगे कि इसके आगे में सबसे आगे में एक झंडा है, फिर इसके पीछे में, फिर इसके बहुत पीछे पीछे और भी झंडा है। तो स्टार्टिंग का दो झंडा का नाम याद रख लेना कि सबसे स्टार्टिंग का ये जो झंडा है ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, और इसके पीछे फिर स्विट्जरलैंड का है। बाकी इधर आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग का दो याद रख लेना। अब ये झंडा आगे आगे क्यों है, क्योंकि इस समय जो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर स्विट्जरलैंड था वो पहले से एक नेशन स्टेट बन चुका था। आगे मैं नेशन स्टेट का मतलब भी आप लोगों को बताऊंगा, फिलहाल आप समझ लो कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था, ठीक है।
चलो आगे अब यहाँ पे दिया गया है, देखो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक कचड़े की तरह, तो ये जो कचरा की तरह दिखाई दे रहा है ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है। मतलब एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि राजा या फिर जो महाराजा पहले हुआ करते थे, जो कि अपने कंट्रोल में शासन चलाया करते थे मतलब अपनी मर्जी से, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब अपने कंट्रोल में शासन चलाना, रूल करना, दैट इज एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो जो अपने अंडर में जो भी रूल कर, मतलब जो रूल कर रहे थे राजा लोग, ठीक है, तो उनके जो भी मतलब कचड़े हैं, जैसे उनके जो महल के टुकड़े हैं, ठीक है, हो सकता है उनके कुछ आभूषण होंगे, कुछ मुकुट्स वगैरह होंगे, गदा वगैरह होगा, लड़ाई करने के लिए जाते होंगे तो कुछ वेपन्स वगैरह होगा, तो वो सब सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें क्यों दिखाई गई है? ताकि यहाँ पे इस कचड़े के ढेर को दिखा के फ्रेडरिक सोरियो ये बताना चाहते हैं कि अब जो पहले राजाओं का एक शासन चल रहा था वो अब आगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब राजा का शासन अब नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी टोपियन विजन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। टोपियन विजन का मतलब होता है कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो किसी चित्र में बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जो कि अभी फ्रेडरिक सोरियो ने अभी एक जो स्वतंत्र राष्ट्र की जो एक चित्र बनाई थी, तो उनको ऐसा पहले एग्जैक्टली पता नहीं था कि सच में ऐसा आगे होगा। ठीक है, तो वो मुश्किल था बना पाना, दैट इज़ कॉल्ड टोपियन विजन, बट उन्होंने बना दी और ऐसा हुआ भी। अब देखो 19th सेंचुरी में क्या होता है कि पूरे यूरोप में जो नेशनलिज्म की जो आइडिया है वो बहुत स्ट्रांगली फैलता है। ओके, इसमें मतलब सो देयर इज लॉट ऑफ नेशन स्टेट आर फॉर्म्ड इन द प्लेस ऑफ मोनार्की। तो इस वजह से जो पहले एक मोनार्की यानी कि जो राजा का जो शासन चल रहा था, तो उसको खत्म करके बहुत जगहों पे अब एक नेशन स्टेट बनता है। व्हाट इज नेशन स्टेट? तो एक ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे आर इंडिपेंडेंट। मतलब कि नेशन स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा कंट्री जिसका कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, ठीक है, कॉमन हिस्ट्री हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वो कंट्री एक स्वतंत्र हो, मतलब आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड नेशन स्टेट। ठीक है, मतलब नेशन स्टेट का मतलब समझ गया ना, जिसके कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो और कॉमन हिस्ट्री हो। सभी लोगों की एक जैसी हिस्ट्री होगी, सभी लोगों की एक जैसे लैंग्वेज होंगे, सभी लोगों के एक जैसे कल्चर होंगे, ट्रेडिशन होंगे, वो एक आज़ाद कंट्री होगा। तो ऐसे कंट्रीज़ को या फिर वैसे मतलब देश को हम नेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हमारी जो मेन टॉपिक है वो शुरू होती है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो देखो 1789, ये आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 1789 में। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कभी आपने सोचा कि क्यों शुरू हुआ होगा, कैसे शुरू हुआ होगा? कोई तो रीजन होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होने का। रीजन ये था कि 1789 से पहले जो थे वो किंग्स लोग यानी राजा लोग रूल्ड कर रहे थे 1789 से पहले, जिसके वजह से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। इस वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो लोग थे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया मोनार्की के खिलाफ, और साथ ही साथ लोगों को समझाने लगे कि मतलब ये हमारे साथ गलत हो रहा है। उनमें समझ लाने लगे कि अगर एक नेशन स्टेट रहेगा, सबका लैंग्वेज एक रहेगा, कल्चर एक रहेगा, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। राजा देखो हमारे ऊपर किस प्रकार से जुल्म कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज लोग सभी लोगों को, फ्रांस के सभी लोगों को समझाते बोलते थे। ठीक है, उनमें सेंस कलेक्टिव आइडेंटिटीज लाने का फ्रेंच लोग कोशिश कर रहे थे। ओके, तो जिसके वजह से जब लोगों में समझ आती है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कुछ कुछ मेजर चेंजेस आते हैं। अब ये कौन कौन से मेजर चेंजेस थे, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है आइडिया ऑफ ले पैट्री। ले पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड। मतलब कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज लोग थे वो फ्रांस के लोगों को समझाते थे कि जो फ्रांस की धरती है वो उनके पिता के समान है। एंड ली सिटोयन का मतलब सिटीजन्स, यानी कि हम सब फ्रांस के नागरिक हैं और हम सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो इस पर जोर दिया गया, फ्रांस के लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझाई जाने लगी। अब यहाँ से मेन चेंजेस जो है वो शुरू होते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कौन कौन से मेजर चेंजेस आए, तो पहला दिया गया है कि एक नई फ्रेंच फ्लैग लाई गई, जो कि
पहले एक रॉयल स्टैंडर्ड टाइप की एक फ्लैग चलती थी, तो इसको हटा दिया गया और इसके जगह पे 3 कलर वाली यानी ट्राई कलर का एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया। दूसरा है कि एक स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा और इसका नाम रख दिया गया द नेशनल असेंबली। एक्टिव सिटीजन्स सर क्या होता है? तो एक्टिव सिटीजन्स का मतलब होता है वैसे लोग जो टैक्स पे करते थे, जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा थी, जो सिर्फ पुरुष हुआ करते थे, तो सिर्फ यही वोटिंग दे सकते थे। तो इन्हीं लोगों के द्वारा नया स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया और इसका नाम रखा गया द नेशनल असेंबली। नेक्स्ट आगे है कि नए नए भजन कंपोज्ड हुए, शपथ लिया गया और शहीदों को याद किया गया। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी लागू किया गया जिसमें सभी लोगों के लिए एक समान कानून भी बनाए गए हैं। अगला है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ या फिर ड्यूज़ को ख़त्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, वेट्स और मेजर्स का मतलब एक समान वेट और मेजर करने का एक समान व्यवस्था लाया गया। अब जैसे पहले क्या होता था, मान के चलो ये एक कोई एक जगह है, इसमें 1 केजी का मतलब मान के चलो कि ये 1 केजी का मतलब यहाँ पे 900 ग्राम है, तो यहाँ पे 800 ग्राम होता है, यहाँ पे 850 ग्राम होता है। तो पहले क्या था, डिफरेंट रीजन्स में जो भार या फिर नापने की जो व्यवस्था थी वो अलग अलग थी, जो कि इसको हटा के अब हर जगह एक समान व्यवस्था लागू किया गया। एंड लास्ट है कि फ्रांस में फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब सारे मेजर चेंजेस हो गए। अब फ्रांस में जब ये सब सारी घटना घटी ना, अब फ्रांस के लोगों को लगने लगा कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है, हम एक नेशन स्टेट बना रहे हैं, राजा का शासन नहीं चलेगा। तो फ्रांस के लोग चाहने लगे कि ये जो आइडिया हम लोग लाए नेशनलिज्म की, तो ये अब पूरे यूरोप में हम फैलाएं। ठीक है, वो पूरे यूरोप में अब इसको फैलाना चाहते थे। तो आगे यहाँ पे लिया गया है कि जब ये घटना फ्रांस में जब ये घटना घटी तो यूरोप के बहुत सारे जो सिटीज़ हुआ करते थे, तो वो इन घटनाओं से मतलब अट्रैक्ट होते हैं। जैसे किस प्रकार से अट्रैक्ट होते हैं, तो जैसे जितने भी यूरोप के लोग थे, जैसे कुछ खास करके ये जो अट्रैक्ट होते हैं, जो लोग अट्रैक्ट होते हैं कौन होंगे, तो जिनके अंदर समझ होगी, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जैसे जो स्टूडेंट्स और जो मिडिल एजुकेटेड फैमिली से लोग बिलोंग करते थे, ठीक, जो मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे, तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं और फिर ये जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर देते हैं। सर ये जैकोबिन क्लब्स क्या होता है? तो जैकोबिन क्लब्स का मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल क्लब हुआ करता था जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का डिस्कशन वगैरह होता था। जैसे कई बार गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज़ वगैरह लाता था, तो वो पॉलिसी सही है या फिर नहीं है, तो इसी के बारे में डिस्कशन वगैरह होता था। तो जब फ्रांस में ये घटना घटी जो नेशनलिज्म वाली है कि राजा का शासन नहीं चलेगा, जब ये घटना घटी तो स्टूडेंट और एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किए, वहाँ पे डिस्कशन करने लगे कि हाँ हमारी जगह भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अब उन जगहों पे अभी ये नेशन स्टेट नहीं बना था, राजा का अभी भी शासन चल रहा था। तो जो एजुकेटेड लोग थे तो वो चाहते थे ना कि नहीं, राजा का शासन नहीं चलना चाहिए, जनता के अनुसार शासन चलना चाहिए, वो जिसको वोटिंग करेंगे उसके अनुसार शासन होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इन्हीं जैकोबिन क्लब्स मेंबर्स के लोगों के हेल्प से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, मतलब आप इसको फ्रेंच आर्मीज़ भी कह सकते हैं, ये लोग हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में घुस जाते हैं 1790 में। मतलब फ्रांस का, यहाँ पर देखो, फ्रांस का जो आसपास का इलाका था, जैसे हॉलैंड हो गया, ठीक है, या फिर बेल्जियम हो गया, यहाँ पे सब देख सकते हो, इन जगहों पे इटली हो गया, तो इन जगहों पे फ्रांस के सामने जो जो इलाके थे उन जगहों पे जो फ्रेंच आर्मीज़ थे वो घुस जाते हैं। ठीक है, एंड जो फ्रेंच आर्मीज़ थे फ्रांस के, ये फिर नेशनलिज्म की जो आइडिया है इसको पूरे अब्रॉड तक फैलाते हैं, मतलब पूरे यूरोप में फिर नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, बट अब क्या होता है कि फ्रांस में नेपोलियन आ जाते हैं 1799 में। 1799 में फ्रांस में नेपोलियन आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि नेपोलियन फ्रांस में कब आते हैं, तो याद रखना ये डेट 1799। ठीक है, तो 1799 में वही नेपोलियन फ्रांस आ जाते हैं और नेपोलियन फ्रांस में रूल करते हैं 1799 से 1815 तक। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिर 1815 के बाद ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से नेपोलियन का रूल ख़त्म हो गया।
तो फ्रांस जो होता है वो नेपोलियन के अब कंट्रोल में आ जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे चेंजेज इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो भी अभी हमने फ्रांस के आसपास के इलाके देखे जैसे इटली, हॉलैंड वगैरह, तो वहाँ पर भी ये सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। फिर 1804 में वो एक सिविल कोड लाते हैं जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो ये भी डेट याद रखना, ये भी एग्जामिनेशंस में आता है कि सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड कब लाया गया था नेपोलियंस के द्वारा। तो ये लाया गया था 1804 में। तो इस सिविल कोड के क्या क्या प्रोविजंस थे, यानी क्या क्या प्रावधान थे। तो इसमें फर्स्ट है कि इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। दूसरा कि संपत्ति का सबको समान अधिकार मिलेगा। थर्ड है कि एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, यानी कि जो भी निचली जाति के जो लोग थे पहले अपर जाति के लोगों के अंडर में काम किया करते थे, तो उस चीज़ को ख़त्म किया जाने लगा। अगला है फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, यानी कि ज़मींदारों के अंडर में जो किसान ज़बरदस्ती का काम करते थे तो उनको फ्री कर दिया गया। नेक्स्ट है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए उनको टैक्स वगैरह देना पड़ता था, तो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इम्प्रूव किया गया, आने जाने का जो चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आया। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि नेपोलियन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। बट क्या ये सारे ही काम अच्छे किए होंगे? नहीं। मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, मतलब नेपोलियन के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी नेपोलियन रूल के दौरान पड़ी थी। क्या पड़ी थी? जैसे कि जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। दूसरा था कि सेंसरशिप भी लागू कर दिया गया। मतलब सेंसरशिप मतलब कि आप नेपोलियन के ख़िलाफ़ कुछ लिख नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी उनके ख़िलाफ़ जैसे कोई सॉन्ग वगैरह हो गया या फिर कुछ लिख आप मतलब अखबारों में कुछ उनके ख़िलाफ़ कुछ लिख नहीं सकते हैं, बस इतना आप समझ लो। ठीक है। अगला है कि ज़बरदस्ती उनको फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जाने लगा, लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जाने लगा ताकि जो नेपोलियन है वो पूरे यूरोप में अपना कंट्रोल को कर सके। तो अपना कंट्रोल को वो बढ़ाना चाहता था, तो इस वजह से लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती करता था, जिसके वजह से इन कमियों को देख के ना मतलब लोग नेपोलियन को फिर नापसंद करने लगे। ओके। चलो अब यहाँ से अगली टॉपिक शुरू होती है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे कि हम लोग पढ़े कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था 1789 के बाद। ओके। बट 1789 से पहले क्या हुआ था, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे। तो यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था 18th सेंचुरी के मिड में, मतलब आप समझ लो 1750 के आसपास में। तो ये 1789 से पहले हो गया ना। तो उस समय क्या था कि आज हम जिस प्रकार से जर्मनी को देखते हैं या फिर इटली को देखते हैं, स्विट्ज़रलैंड को देखते हैं, आज की देशों की तरह नहीं थी। पहले ये अलग अलग क्षेत्रों में ये बटी हुई थी। जिस प्रकार से अभी आप यहाँ पे जर्मनी को देखो तो बहुत अलग, इसके अलग अलग क्षेत्र में ये बटा हुआ है। इसी प्रकार से इटली भी अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई थी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो ऑस्ट्रिया हंगरी में रूल कर रहा था। और यहाँ पे कुछ कुछ रीजन्स दिए गए हैं जहाँ पे दिया गया है कि इन रीजन्स में कौन कौन से लैंग्वेजेस बोले जाते थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, याद रख लेना कि जैसे टायरल, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, बोमिया, इन सब रीजन्स में जर्मन लैंग्वेज बोला जाता था। लोम्बार्डी या फिर वेनेटिया में इटालियन लैंग्वेज बोला जाता था। हंगरी में मगायर या फिर डायलेक्ट्स लैंग्वेज बोला जाता था। गैलिसिया में पॉलिश लैंग्वेज चलता था। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस चल रहे हैं। तो फिर लोगों में कॉमन आइडेंटिटी की जो भावना है वो लोगों के बीच में कैसे आई, कैसे नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो आया, तो यही अब आगे हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए ना कि कैसे नेशनलिज्म की आइडिया आई, कैसे नेशन स्टेट बना, इसको समझने के लिए पहले हमें वहाँ के सोसाइटी को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप वहाँ की सोसाइटी को नहीं समझोगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा कैसे नेशनलिज्म की जो आइडिया है ये सबकी लोगों के अंदर आई। ओके। तो वहाँ की उस समय जो सोसाइटी थी 1750s का बात किया जा रहा है, उस समय 3 भाग में डिवाइडेड थी। पहला है एरिस्टोक्रेसी, दूसरा है पीजेंट्स और तीसरा है मिडिल क्लास। जो एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे ये लोग रिच हुआ करते थे। ठीक है, हायर क्लासेस के थे, रिच थे।
दे आर इन स्मॉल ग्रुप बट वेरी पावरफुल। ये भले इनकी ग्रुप जो थी स्मॉल थी बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड या फिर प्रॉपर्टी हुआ करते थे। ये फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे, जो कि उस समय दिखाता था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अमीरों की भाषा है या फिर हाई सोसाइटी की भाषा है। देयर फैमिली मैरिजेज़ विद सेम सोसाइटी, अपनी ही सोसाइटी के साथ फैमिली मैरिजेज़ भी हुआ करते थे। तो ये हो गया एरिस्टोक्रेसी। जो पीजेंट्स लोग थे, पीजेंट्स यानी कि किसान, जो गरीब किसान हुआ करते थे उनको कहा गया है पीजेंट्स। इनकी जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप की क्या कंडीशन थी, तो द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय टेनेंट्स और स्मॉल ऑनर्स। मतलब वेस्टर्न पार्ट में, यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ की स्थिति तो सब सही थी कि जो फार्मर थे वो ज़मीन को किराए पे ले लेते थे, फिर वहाँ की खेती करते थे वहाँ पे, और उस ज़मीन के मालिक वो खुद हुआ करते थे। जैसे मान के चलो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप ये वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो किसान थे वो क्या करते थे कि जो किराएदार हुआ करता था, जो टेनेंट्स हुआ करता था, तो उससे वो भाड़े पे ले लिए इस ज़मीन को, उनको कुछ पैसा दे दिया। अब इस ज़मीन पे उनका अधिकार है, यहाँ पे कुछ भी बोए इसके मालिक वो खुद हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी बोएंगे वो अपना फसल उसी का रह जाएगा। बट ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो स्थिति थी वो थोड़ी सी अलग थी। जो पीजेंट्स हुआ करते थे यानी कि जो किसान हुआ करते थे वो एज अ सर्वेंट काम किया करते थे अंडर एरिस्टोक्रेसी के, मतलब कि अमीर लोगों के अंडर में एज अ सर्वेंट काम किया करते थे। कि जैसे ये एक ज़मीन हो गई, अब यहाँ पे ये जो ज़मीन है वो एरिस्टोक्रेसी की है। अब ये लोग जो भी पीजेंट्स को बोलेंगे वही करेंगे, चाहे इनको ये पैसा दे या नहीं दे, काम करवाने के लिए कुछ खाना दे दे, किसी भी तरीके से बस ये इनसे जो क्या था कि सिर्फ काम लेना था, पैसों से कोई मतलब नहीं था। और यहाँ पे क्या था कि ये जो किसान थे इसके मालिक खुद थे, और यहाँ पे ये एज अ सर्वेंट काम क्या करते थे। तो यहाँ पे दो अंतर था वेस्टर्न और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, ठीक है। दो तो देख लिए। तीसरा है मिडिल क्लास, जो कि नेशनलिज्म के आइडिया को बढ़ाने का सबसे बड़ा जो दायित्व था, सबसे बड़ा जो काम किया था, वो यही मिडिल क्लास के लोग ही किए थे। तो आफ्टर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड में ग्रोथ हुआ तो वहाँ से जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो उभरने शुरू हुए, वहाँ से निकलने शुरू हुए, क्योंकि लोग दूर दूर जगह तक जाने लगे काम करने के लिए, जिससे पैसा भी वो कमाने लगे। तो मिडिल क्लास के लोगों के अंडर में वो आने लगे। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने बात किया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, और ये बहुत सारे चैप्टर्स में भी हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत होती है वो इंग्लैंड में 1750 में होती है, ठीक है। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। देखो इंग्लैंड में तो 1750 में सबसे पहले शुरू हो गया था। क्वेश्चन अगर आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी 1750 में। बट अगर एग्जामिनेशन में ये आ जाए कि फ्रांस या फिर अदर जर्मन स्टेट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह कब सेटअप होना शुरू हुआ, तो वो हुआ था 19th सेंचुरी के दौरान, ठीक है। अब मिडिल क्लास के जो लोग हुआ करते थे, तो कौन कौन लोग थे इस मिडिल क्लास के लोग में, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हो गया, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, क्लर्क्स हो गए, टीचर्स हो गए, या फिर बिजनेसमैन हो गए। तो ये सब सारे मिडिल क्लास के लोगों के अंडर में आते थे, ठीक है। चलो तो आगे यहाँ पे लिखा गया है कि मिडिल क्लास के लोग अब पैसे कमाने के लिए धीरे धीरे शिक्षित होने लगे। और पता है आप लोग को, जब कोई भी शिक्षा ग्रहण करता है तो उनमें समझ आती है, और समझ आने के बाद उनमें ये भावना जगने लगी, मतलब नेशनल यूनिटी की भावना जगने लगी, ठीक है। उनको ये चीज़ लगने लगा कि अलग अलग क्षेत्र में ये जो राजाएं शासन चला रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और सब में मतलब हर रीजन्स में एक ही जैसा भाषा होना चाहिए, एक ही ट्रेडिशन होना चाहिए, एक ही लैंग्वेज मतलब होना चाहिए, एक ही कल्चर होना चाहिए। ऐसा जो लोग हैं वो आपस में बात करने लगे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ लिए। अब अगला जो टॉपिक है यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को लिबरलिज्म के कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि लिबरलिज्म की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन में आती है। सबसे पहले अगर हम लिबरलिज्म का बात करें तो ये जो लिबरलिज्म, ये जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के लीवर से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है फ्री यानी कि आज़ाद। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या हो गया, आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता मिलना, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करना, ठीक है, आज़ादी।
अगर मिडिल क्लास लोगों के लिए आज़ादी का मतलब समझे, मतलब लिबरलिज्म का मतलब समझे, तो वो क्या था? तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, यानी कि हर व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए, एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, मतलब सभी लोगों को कानून के नज़र में एक समान रखना होगा, मतलब कानून की नज़र में सभी लोग एक समान होंगे और हर व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए। मिडिल क्लास लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब ये हो गया। अब देखो एग्जामिनेशंस में आपके आ सकता है मिडिल क्लास के लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, या फिर एग्जामिनेशंस में ये भी आ सकता है कि पॉलिटिक्स के अनुसार लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लिबरलिज्म का क्या मतलब था, इकोनॉमिक स्फेयर के अनुसार लिबरलिज्म का क्या मतलब था। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लिबरलिज्म का जो डेफिनेशन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे पॉलिटिक्स के अनुसार अगर हम बात करें लिबरलिज्म का, तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट विथ पीपुल एग्रीमेंट, यानी कि एक डेमोक्रेसी होना चाहिए जिसमें जनता के अनुसार शासन चलना चाहिए, ठीक है। आगे है आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म का क्या मतलब हो गया? तो इंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि वही जो राजा शासन चल कर रहा है वो उसकी शासन नहीं चलनी चाहिए। एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। अब क्लेरिकल प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है कि पहले एरिस्टोक्रेसी, जो कि हमने बात किया, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके जो भी मतलब बेटा या फिर बेटी हुआ करता था, तो उनको जन्म के आधार पर या फिर ख़ानदान के आधार पर ना कुछ मतलब उनको बेनिफिट्स वगैरह मिला करता था। जैसे कि अगर हम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जो भी हम उनके बेटे या बेटी हुए तो उन मतलब वो टैक्स वगैरह नहीं देंगे, ज़मींदार का बेटा ज़मींदार ही रहेगा। उनको जॉब्स वगैरह अगर कोई कर रहा है तो उसका ही बेटा जॉब ही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। तो इस तरह के कुछ क्लैरिकल प्रिविलेजेस मिला करते थे। तो ये जो चीज़ थी ये ख़त्म कर देनी चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म का मतलब ये हो गया, ठीक है। अगला है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव से गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि पार्लियामेंट के अनुसार ये सब सारी चीज़ें चलनी चाहिए। एंड लास्ट है इनवायोबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए मतलब जो कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लॉ को तोड़ ना सके। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई भी गवर्नमेंट आया और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के लॉ को तोड़ दिया। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लॉ को कोई तोड़ ना सके, कुछ इस प्रकार का एक लॉ बननी चाहिए। अब अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर के अनुसार लिबरलिज्म का मतलब समझे, तो इकोनॉमिक स्फेयर के अनुसार लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। मार्केट में छूट मिलनी चाहिए, मतलब कि अगर आप कोई सामान बेचने जाओ तो ऐसा नहीं कि हर जगह हर रीजन्स को पार करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ रहा हो, तो आपको टैक्स देना ना पड़े। अगला है द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, यानी कि एक इलाके से जब आप दूसरे इलाके में जाते हो तो टैक्स वगैरह देना पड़ता था या फिर चेकिंग वगैरह होता था। तो इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए कि बाहर जगह जा रहे हैं, हर एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें हर बार टैक्स देना पड़ रहा है, तो बार बार टैक्स देना ना पड़े, ठीक है। अब लिबरलिज्म का मतलब तो हमने यहाँ पे देख लिया कि आज़ादी होती है, हर जगह पे देखा कि लिबरलिज्म का मतलब तो चलो अभी तक बहुत ही अच्छा है। बट लिबरलिज्म में भी क्या कोई कमी थी? बिल्कुल, लिबरलिज्म में भी कमी थी। लिबरलिज्म में बस एक ही जगह कमी थी, इनके वोटिंग को लेकर, क्योंकि वोटिंग केवल वही लोग दे सकते थे जो टैक्स पे करते थे। 1 मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, जो टैक्स पे करते थे, जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा थी, जो सिर्फ पुरुष हुआ करते थे, या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी थी, तो जो वोट कर सकते हैं केवल यही लोग कर सकते थे, ठीक है। दूसरे लोग वोटिंग नहीं कर सकते थे। तो वोटिंग के मामले में जो लिबरलिज्म थी तो वो पीछे थी, बाकी हर मामले में लिबरलिज्म जो था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अब यहाँ से ना जो कहानी होगा वो बिल्कुल अलग ही लेवल पर जाएगा। यहाँ पे अब हम समझेंगे जब नेपोलियन, अभी हमने क्या पढ़ा था, नेपोलियन शासन कर रहा था, रूल कर रहा था फ्रांस में, उसकी जो रूल है वो 1815 में ख़त्म हुई थी। तो यहाँ से अब हम ये समझेंगे कि 1832 के बाद क्या हुआ, फिर दोबारा से हम आएंगे कि 1815 से फिर नेपोलियन का जो रूल है वो किस प्रकार से ख़त्म हुआ, कौन लोगों ने उनको हराया, फिर वहाँ पे आएंगे। क्योंकि हम क्या है कि अपने एनसीईआरटी बुक के अनुसार चल रहा है। तो आपको पहले ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 1832 के बाद जब नेपोलियन का शासन नहीं था उस समय मतलब क्या क्या घटनाएँ घटी थी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर हम जिन रीजन्स में जर्मन बोला जाता था उन रीजन्स की क्या सिचुएशंस थे इसको समझ लेते हैं। तो व्हेन
Napoleons came in France, they create a confederation of 39 states। जब नेपोलियन फ्रांस आए हुए थे तो इन्होंने एक कॉन्फेडरेशन क्रिएट किया था। कॉन्फेडरेशन मतलब कि एक ग्रुप क्रिएट किया था 39 स्टेट्स का, जिनकी करेंसी, जिनके वेट्स, मेजर्स, ये सब स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर मान के चलो कोई भी एक मर्चेंट है जो कि 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाता कोई भी सामान को बेचने के लिए, तो उसको 11 बैरियर पार करने पड़ते। ठीक है, इस प्रकार से 11 बैरियर पार करने पड़ते। अब उनको हर बैरियर के ना 5% टैक्स देना पड़ता। जैसे यहाँ पे इन्होंने 5% टैक्स दिया, फिर यहाँ पे इन्होंने 5% टैक्स दिया, फिर यहाँ पे इन्होंने 5% टैक्स दिया। इस प्रकार से इनको हर बैरियर में 5% टैक्स देना पड़ता था। अब समझ लो कि इसको सिर्फ 11 5 या 55, इनको सिर्फ 55% टैक्स ही देना पड़ता था। तो ये कुछ मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, एक सिचुएशन दिया गया है कि जिन रीजन्स में जर्मन बोला जाता था उन रीजन्स के क्या सिचुएशंस थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जॉल्वरीन का फॉर्मेशन होता है। 1834 में एक कस्टम यूनियन होती है जिसको जो कि फॉर्म करती है जॉल्वरीन को, मतलब ये जॉल्वरीन फॉर्म करती है। कस्टम यूनियन फॉर्म होता है, मतलब ये करती नहीं, एक्चुअली में कस्टम यूनियन को ही हम जॉल्वरीन कह रहे हैं। ठीक है, तो 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म होता है जिसका नाम रखा जाता है जॉल्वरीन। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है, कस्टम यूनियन कब फॉर्म हुआ था या फिर जॉल्वरीन कब फॉर्म हुआ था, तो 1834 में। और इसको क्रिएट कौन किया था, तो इसको क्रिएट किया था प्रूशिया के द्वारा। बाद में हालांकि जर्मन स्टेट्स के बहुत सारे लोग फिर आके इसको ज्वाइन किए। इसके क्या परिणाम हुए सर, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो भी ट्रेड बैरियर अभी ऊपर में हमने आप लोग को बताया, तो उसको एबोलिश कर दिया गया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया कि अब आपको हर बैरियर पार करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और देना भी पड़ेगा तो कम देना पड़ेगा। रिड्यूस्ड नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। अभी जैसे कि हमने आप लोग को यहाँ पे बताया कि जितने भी यहाँ पे स्टेट्स थे, ठीक है, जैसे 39 स्टेट्स थे, तो इन 39 स्टेट्स में जो इनकी करेंसी हुआ करती थी वो हर स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट थी। तो इनके करेंसी को भी ना अब इक्वल कर दिया गया, मतलब कि 30 से 2 कर दिया गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो करेंसी चलती थी वो 30 चलती थी, लेकिन अब 30 करेंसी नहीं चलेगा बल्कि 2 ही चलेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है कि द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, यानी कि रेल बिछाए गए, रेल की सुविधा को सही किया गया ताकि ट्रांसपोर्ट सही से किया जा सके। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कस्टम यूनियन के क्या परिणाम हुए। अब आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। वही जो हमने बात किया था कि 1815 में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से नेपोलियन का जो शासन था वो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1815 में क्या घटना घटा था, 1815 में 4 यूरोपियन पावर्स आए, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। इन चारों ने मिलकर क्या किया कि नेपोलियन पर हमला कर दिया और इनके बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध को हम वाटर ऑफ लू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नेपोलियन होता है वो हार जाता है और जो ये 4 यूरोपियन पावर्स थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, वो जीत जाते हैं और इस प्रकार से जो नेपोलियन का जो रूल है वो 1815 में ख़त्म हो जाता है। अब ये जो चारों ही देश थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, ये जो चारों ही देश थे, ये चारों ही देश मिलके एक समझौता करते हैं वियना, जो कि एक जगह का नाम था। यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करते हैं। ठीक है, एक जो ट्रीटी है वो तैयार करते हैं, जिसकी जो होस्ट है वो मतलब ये क्या था, एक तरह से एक सम्मेलन था, मतलब कि एक कांग्रेस था। तो यहाँ का कोई ना कोई होस्ट होता, तो इसका जो होस्ट था वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक था। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना के जो होस्ट थे, यानी कि ट्रीटी में जो एक कांग्रेस आयोजन किया गया, उसके होस्ट कौन थे, तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव्स लोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कंजर्वेटिव्स लोग कौन थे, हु आर कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स लोगों का मानना था कि जो भी स्टेट या फिर जो भी सोसाइटी है, इनमें
पुरानी जो व्यवस्था है वही, मतलब वैसी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी पुराने ख़यालात वाले लोग हुआ करते थे। जैसे कि जो राजाओं के जैसे शासन चलते थे वो वैसे ही चलते रहे, तो कुछ इस प्रकार के वही चीज़ें आप देखो, कुछ एग्जांपल हमने लिख दिया। जैसे कि मोनार्की का शासन चलेगा, चर्च में 10% टैक्स वे लोग लेते थे तो वो लेते रहेंगे। सोशल हिरार्चीज़ यानी कि किसान या फिर एरिस्टोक्रेसी जो अमीर हुआ करते थे, इनमें भेदभाव हुआ करता था, तो ये बना रहेगा। प्रॉपर्टी जिनके पास है तो उनको कुछ अधिकार मिलेगा, मतलब क्लरिकल प्रिविलेजेस मिलेंगे। अगला है कि द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, यानी कि जो भी बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे वो जो बोलेंगे मतलब छोटों को वही करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव्स लोग थे वो पुराने ख्यालात वाले लोग थे, जो कि बदलाव पसंद नहीं करते थे, नई नई चीज़ों को लाना नहीं चाहते थे। जैसे नेपोलियन ने जब आया हुआ था फ्रांस, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स लोग जब नेपोलियंस को हरा देते हैं, तो हराने के बाद बहुत सारी ऐसी, मतलब जो उन्होंने चेंज किए थे नेपोलियन ने, उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो इन कंजर्वेटिव्स को अच्छा लगा, उनको लगा कि नहीं ये चीज़ें रहनी चाहिए, अगर ये रहती है तो इससे हमारी व्यवस्था और अच्छी हो सकती है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और भी अच्छा हो सकता है। तो कुछ चीज़ों को रहने दिए, जैसे कि जो मॉडर्न आर्मी है ये रहेंगी, एंड इफ़िशिएंट ब्यूरोक्रेसी रहेगी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब पता है ना क्या होता है? जैसे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं सरकारी दफ्तर वगैरह में, तो उन्हीं को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो वो अच्छे रहेंगे, तो ये भी सही बात है, नौकरशाह अच्छे रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब जो लोग कर रहे हैं वो अच्छे रहेंगे, तो इससे अच्छा देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। अगला है ए डायनामिक इकोनॉमी, यानी कि ये गतिशील अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम, यानी कि ज़मींदार और किसान के बीच में जो भी, मतलब ज़मींदार लोग जो किसानों को काम करवाते थे ज़बरदस्ती का, तो वो ख़त्म रहेगा। तो ये भी उनको लगा कि ये सही चीज़ है, ठीक है। और जो 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया हुआ था जर्मन स्टेट्स में, जो कि ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसको छुआ भी नहीं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स याद रख लें आपको, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता भी है, ठीक है, कि कंजर्वेटिव्स लोगों ने जो नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए हुए थे, तो उस कौन कौन चेंजेस को वो भी रहने दिए, उनको वो छुए भी नहीं। तो ये सब सारी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है चेंजेज आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815, मतलब कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद कौन कौन से चेंजेस किए गए थे फ्रांस में, तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि ऊपर में ही हमने आप लोग को ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में यहाँ पर बताया था कि जो 4 यूरोपियन पावर्स थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। देन फिर यहाँ पर इनके बीच में एक सम्मेलन होता है जिसके जो होस्ट होते हैं वो ड्यूक मेटरनिक होते हैं। तो ये जो सम्मेलन किया गया, ये क्यों किया गया? ताकि ये चारों देश आपस में मिलकर ये तय कर सके कि आगे फ्रांस के साथ करना क्या है। तो यही सब चीज़ जो है हम यहाँ पे चेंजेज आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना में पढ़ेंगे कि कौन कौन से चेंजेज हुए। जैसे कि ये जो लोग थे, ये कौन लोग थे? कंजर्वेटिव्स लोग थे, जो कि पुराने ख्यालात वाले लोग थे, ये राजाओं के शासन को ही पसंद करते थे। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो बॉर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, जो कि हम पीछे पढ़े थे, तो उनको दोबारा से फिर से पावर में ले आया गया। ये पहला चेंजेज हो गया। दूसरा चेंज कि जब नेपोलियन फ्रांस में रूल करने आए थे, तो उस समय नेपोलियन ने फ्रांस के जो आसपास के इलाके थे, जैसे कि इटली, तो इटली पर जो फ्रांस का था वो कंट्रोल था, मतलब आसपास के और भी जो इलाके थे सभी इलाकों पे कंट्रोल था। तो उन इलाकों पे जो कंट्रोल था वो भी अब खो देता है फ्रांस। थर्ड है कि फ्रांस के बाउंड्रीज़ में कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं वो भी सेटअप कर दिए गए, ताकि इन फ्यूचर में मे बी कि कोई अगर फ्रांस पे हमला करना चाहा तो पहले इन स्टेट्स पे उनको हमला करना पड़ेगा, तब तक यहाँ पे की जो गवर्नमेंट है वो सतर्क हो जाएगी और फिर ये अपना एक्शन ले सकती है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि फ्रांस के कौन कौन से पार्ट में किनको कंट्रोल करने के लिए दिया गया। जैसे नॉर्थ में नीदरलैंड को बेल्जियम के साथ जोड़ दिया गया, साउथ में जेनोवा को पाइडमोंट के साथ जोड़ दिया गया, ऑस्ट्रिया को नॉर्थर्न इटली का एक पार्ट दे दिया गया कि वहाँ पे आप कंट्रोल करो, नॉर्थर्न इटली में आप कंट्रोल करो। इसी प्रकार से ईस्ट में देखा जाए तो ईस्ट में रसिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, और ये हम आगे पढ़ेंगे भी कि किस प्रकार से रसिया पोलैंड के ऊपर जुल्म करते हैं। ईस्ट में फिर प्रूसिया को सैक्सोनी का पोर्शन दे दिया गया,
और प्रूसिया को कुछ नए टेरिटोरीज भी मिलते हैं वेस्टर्न फ्रंटियर्स में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सब सारे चेंजेज होते हैं आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना। अब कंजर्वेटिव्स लोगों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोग को याद रखनी है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं? तो सबसे पहली बात तो ये कि ये क्रिटिसिज्म और डिसेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मतलब कि कोई इनकी आलोचना करे, कोई इनका विरोध करे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दूसरा कि आप ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं कर सकते। ये चाहे जो मन करे वो कर सकते थे, आप इन पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। थर्ड कि ये बहुत सारे नियम भी लागू कर दिए थे जिससे कि मतलब इनका कंट्रोल रह सके। जैसे कि इनका कंट्रोल किन किन चीज़ों पे था, जैसे न्यूज़पेपर पे कि आप कंजर्वेटिव्स के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते हैं, नेशनलिज्म के बारे में, लिबर्टी के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते, मतलब पेपर में आप छाप नहीं सकते हैं। अगला है कि आप बुक्स वगैरह में कुछ भी कंजर्वेटिव्स के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं। आप कंजर्वेटिव्स को लेकर कोई भी नाटक वगैरह नहीं दिखा सकते हैं, या फिर नेशनलिज्म को लेके आप कोई नाटक नहीं दिखा सकते हैं, गाना नहीं गा सकते हैं, और लिबर्टी और फ्रीडम की बात तो आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करना बिल्कुल मना कर दिया गया था। लेकिन क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात को मना करने से लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात मतलब करने ही नहीं लगे? तो भले ही ये बाहर में नहीं करते थे, बट इसके लिए वो लोग क्या करते थे कि एक सीक्रेट सोसाइटी बना के आपस में फिर से वही बात क्या करते थे। तो ये जो सीक्रेट सोसाइटी है वो लिबरल्स लोग बनाए हुए थे, यानी कि रिवॉल्यूशनरीज लोग। तो आगे हम इन्हीं रिवॉल्यूशनरीज लोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1815 के बाद क्या होता है कि जितने भी नेशनलिस्ट लोग होते हैं ये सब सारे अंडरग्राउंड हो जाते हैं, मतलब कि छिप जाते हैं, और छिप कर ये सीक्रेट सोसाइटी जो है वो क्रिएट करने लगते हैं। ये जो रिवॉल्यूशनरीज लोग थे, तो इन रिवॉल्यूशनरीज लोगों का मेन एम क्या था? तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का विरोध करना, यानी कि जो राजा का जो शासन चल रहा है वो उसका विरोध करना। आगे है कि नेशन स्टेट क्रिएट करना। नेशन स्टेट के बारे में जैसे हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि एक ही लैंग्वेज हो, एक ही कल्चर हो, ठीक है, एक ही हिस्ट्री हो। आगे है कि नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करना। तो ये तीन मेन एम थे रिवॉल्यूशनरीज लोगों के। अब बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज में से हमें एक रिवॉल्यूशनरीज का यहाँ पे नाम याद रखना है, गिउसेपी मैज़नी। तो ये जो रिवॉल्यूशनरी थे ये इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। इनका जो जन्म है वो जेनोवा में 1807 में हुआ था। ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, यानी एक सीक्रेट सोसाइटी जो था वो कार्बोनारी था। ये कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में आता भी है कि कार्बोनारी जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है इसके मेंबर कौन थे, या फिर गिउसेपी मैज़नी कौन से सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। जब ये 24 साल के थे तो इस समय ही इनको अपने देश से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि 1831 में इन्होंने एक रिवॉल्यूशन कर दिया था लिगोरिया में। फिर बाद में चल के इन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ भी फॉर्म किए, जिसमें से पहला है यंग इटली इन मार्शलीज और दूसरा है यंग यूरोप इन बर्न। अच्छा, इनके जो मेंबर्स हुआ करते थे, जो कि ये सीक्रेट सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, तो ये इन्हीं की तरह सोच विचार रखने वाले लोग थे, जो कि देखा जाता था कि ये पोलैंड, फ्रांस, इटली और कुछ जर्मन स्टेट्स के लोग थे। ठीक है, ये इटली के यूनिफिकेशन पे बिलीव रखते थे। ये चाहते थे कि इटली को हम यूनिफाई करें। और जैसे कि ऊपर में हमने कहा कि जितने भी रिवॉल्यूशनरीज होंगे सारे का एक ही एम था कि वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का विरोध करे, तो ये भी करते थे। और ये हमेशा से ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बातें क्या करते थे कि जनता के अनुसार ही शासन चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो कंजर्वेटिव्स लोग थे ना, वो गिउसेपी मैज़नी से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। तो इस वजह से जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्विक मेटरनिक, इन्होंने सोशल मतलब गिउसेपी मैज़नी को लेकर इन्होंने एक बात कही कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जो गिउसेपी मैज़नी है वो हमारे सोशल ऑर्डर के लिए एक बहुत ही डेंजरस इनेमी है। ठीक है, अब अगले टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। देखो 1830 से 1848 के बीच में यूरोप में बहुत सारी घटनाएं घटी, जिसके वजह से बहुत सारे चेंजेस भी हुए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोग को रिकैप करवा दे रहा हूँ। 1789 में जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, इसके बाद 1799 में नेपोलियन रूल कर रहे थे।
1815 में नेपोलियन का रूल ख़त्म हुआ, कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए। अब 1815 से लेके 1830 में क्या हुआ था, तो एक तरफ जो कंजर्वेटिव्स लोग थे वो कोशिश कर रहे थे कि कोई भी फ्रीडम या फिर रिवॉल्यूशन की बात ही ना करे। दूसरी तरफ जो रिवॉल्यूशनरीज लोग थे वो क्या कर रहे थे, अंडरग्राउंड होके एक सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म किए हुए थे और वहाँ पर लोगों को फ्रीडम और रिवॉल्यूशन के बारे में समझाते थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे दूसरी तरफ जो रिवॉल्यूशनरीज लोग सीक्रेट सोसाइटी बना के फ्रीडम और रिवॉल्यूशन की बात क्या करते थे ना, जिसके वजह से ना 1830 से 1848 के बीच में 2 रिवॉल्यूशन हुए। पहला जो रिवॉल्यूशन हुआ वो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ और दूसरा जो रिवॉल्यूशन हुआ वो ग्रीक रिवॉल्यूशन हुआ। तो पहले हम जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं जो कि 1830 में हुआ था। तो जो बॉर्बन किंग के बारे में हमने पढ़ा था अभी फिर से ही कुछ देर पहले कि बॉर्बन किंग को दोबारा से रिस्टोर किया गया, पावर में लाया गया, इनको फिर से उठा के फेंक दिया जाता है लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, मतलब इनको भगा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब इंस्टॉल किया जाता है जिसके जो हेड होते हैं वो लुइस फिलिपी होते हैं। ठीक है, बॉर्बन किंग को हटा दिया गया। अब यहाँ पर भी देखा जाए जो लुइस फिलिपी है इनको राजा तो बनाया जाता है, ठीक है, राजा ही है, बट ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब कि जनता के अनुसार ही ये मतलब ये चलेगा, मतलब जो प्रजा बोलेगा, जो मतलब जनता बोलेगा वही राजा को करना पड़ेगा। ठीक है, राजा अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, उनके जो भी मेंबर्स होंगे वो जनता नहीं, मतलब जो भी मेंबर्स होंगे वो जो बोलेंगे वो राजा को करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, तो जब ये जुलाई रिवॉल्यूशन होता है ना, तो ड्विक मैटरनिक एक बात कहते हैं कि व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब ये बात उन्होंने क्यों कही होगी, क्योंकि जैसे फ्रांस में कोई भी घटना होता था ना तो वो पूरा यूरोप में वो चीज़ फैलने लगता था एक आग की तरह, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ हुआ। अब जैसे देखो, जैसे ही जुलाई रिवॉल्यूशन होता है तो तुरंत ही इसके बाद और भी रिवॉल्यूशन धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो जैसे देखो फिर से यहाँ पे तुरंत ही जुलाई रिवॉल्यूशन जो है, एक जुलाई रिवॉल्यूशन में ही एक रिवॉल्यूशन और स्टार्ट हो जाता है जो कि ब्रसल्स में होता है, जो कि ब्रसल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स है। ठीक है, तो ब्रसल्स में भी एक आंदोलन हो गया और इसका परिणाम ये निकला कि ब्रसल्स को नीदरलैंड के साथ जोड़ दिया गया था। ऊपर में हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वियना के चेंजेज में कि ब्रसल्स को नीदरलैंड के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से अब क्या होता है कि जो जोड़ दिया गया था ब्रसल्स को नीदरलैंड के साथ, अब फिर से ब्रसल्स को अलग कर दिया जाता है और एक इसको आज़ाद देश जो है वो घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ फिर से रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, फिर से एक और रिवॉल्यूशन शुरू होता है, यह है ग्रीक रिवॉल्यूशन। भाई सब कोई आज़ाद हो रहा है तो ग्रीस लोग क्यों नहीं आज़ादी मांगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 15th सेंचुरी में करीब 15th सेंचुरी का बात किया जा रहा है, उस समय ऑटोमन अम्पायर का रूल था पूरे ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस में ऑटोमन अम्पायर का रूल था। तो 1821 में जो ग्रीस के लोग हैं वो लोग भी इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्यूशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर जगह भाई सबको आज़ादी मिल रही है तो ग्रीस लोग क्यों पीछे रहेंगे, हर जगह राजाओं के शासन ख़त्म हो रहा है, हर जगह लोग रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया, क्योंकि जो रिवॉल्यूशन अभी हुए थे इससे पूरे यूरोप पर अब ये असर पड़ रहा है। ठीक है, तो ग्रीस तो यूरोप के अंडर है, तो अब वहाँ पर भी ग्रीस के भी जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हमको भी आज़ादी चाहिए ऑटोमन अम्पायर से। ओके, तो इस आज़ादी के लिए जो यूरोपियंस होते हैं वो भी इस ग्रीक वॉर में सपोर्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, फंडिंग भी देते हैं। इसमें आपको एक इंग्लिश पोएट का नाम भी याद रखना है, लॉर्ड बायरन। ये कुछ फंड्स वगैरह ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, बाद में ये लड़ते भी हैं, ठीक है, ग्रीस के साथ मिलकर, लेकिन अब बीमारी के वजह से इनकी जो मृत्यु है वो 1824 में हो जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश पोइट का आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड बायरन। ठीक है ना, चलो, तो ये ग्रीक रिवॉल्यूशन यहाँ पे हमने देखा। तो इस ग्रीक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि ये ऑटोमन अम्पायर से ये लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद ये ग्रीक जीत भी जाता है क्योंकि इसको सपोर्ट मिलता है, यूरोपियन से पार्टिसिपेट करते हैं, फंडिंग वगैरह भी देते हैं, सपोर्ट मिलता है। तो फाइनली एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो 1832 में तैयार किया जाता है, जिसमें ग्रीस को एक आज़ाद नेशन घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ग्रीस को एक आज़ाद नेशन घोषित कर दिया जाता है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है।
चलो आगे हम यहाँ पे एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो यहाँ पे आपको तो सबसे पहले ये समझना है ना कि रोमांटिसिज्म होता क्या है। तो रोमांटिसिज्म क्या है, ये एक कल्चरल मूवमेंट था। ये क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि एक तरह से राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ओके, आगे पढ़ोगे आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। मतलब कल्चर को इमोशंस के साथ जोड़ने का जो काम था वो रोमांटिसिज्म का था, कल्चर को इमोशंस के साथ जोड़ने का काम। तो आगे फिर यहाँ पे दिया गया है कि द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो नेशनलिज्म की जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ लड़ाई झगड़ों से या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके लिए कुछ हमें मतलब क्या करना होगा, तो यहाँ पे जैसे हमने बात किया कि कल्चर को इमोशंस के साथ जोड़ना भी पड़ेगा। तो कल्चर को इमोशंस के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, तो इसके लिए जो जितने भी लोग हैं उन लोगों को देशभक्ति पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक और डांस ये सब चीज़ सुनाना पड़ेगा, या फिर देशभक्ति से रिलेटेड डांस वगैरह करके दिखाना पड़ेगा, म्यूजिक वैसा बनाना पड़ेगा। तभी तो कल्चर को इमोशंस के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको नेशनलिज्म का मतलब बताया था कि नेशनलिज्म की फीलिंग्स कैसे आती है, मतलब कि कल्चर को इमोशंस के साथ जोड़ने वाला काम। ठीक है, तो इसी से क्या होता है कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स आती है, पोइट्री से, स्टोरी से, म्यूजिक से और डांस से। अब ये सब काम करता कौन था, तो एक यहाँ पे आपको जर्मन फिलोसोफर के नाम याद रखने हैं, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ये क्या करते थे, तो ये नेशनलिज्म फीलिंग्स लाने के लिए ये फॉल्क सॉन्ग्स, फॉल्क पोइट्री और फॉल्क डांस जो है वो लोगों को सुनाते रहते थे, और ये लोगों को उन्हीं के वर्निकुलर लैंग्वेज में ही सुनाया करते थे, मतलब कि देहाती भाषा में। वर्निकुलर मतलब क्षेत्रीय भाषा, जो भाषा उनका चल रहा है उसी भाषा में जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर जो है फॉल्क सॉन्ग्स, फॉल्क पोइट्री और फॉल्क डांस सुनाते रहते थे या डांस करके दिखाते थे, जिससे जो लोग थे वो कल्चर को इमोशंस के साथ वो जोड़ पा रहे थे। ओके, और इसी प्रकार से एक काम और कैरोल कुरपिंस्की ने भी किया था। इनका एक ओपेरा था, तो उस ओपेरा में ही भी ये क्या करते थे कि रोमांटिस्ट की जो आइडिया है, मतलब राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में, नेशनल स्ट्रगल के बारे में जो है अपने ओपेराज या फिर म्यूजिक में भी लोगों को बताते रहते थे। ओके, तो ये दो बात जो है आपको याद रखना है। अब देखो, जैसे कि ऊपर में हमने आप लोग को ट्रीटी ऑफ वियना में क्या बताया था, याद होगा कि रसिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया जाता है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो अब क्या है कि जब रसिया ऑक्यूपेशन में आती है, मतलब रसिया को जब पोलैंड का पार्ट दे दिया जाता है, तो पोलिश लैंग्वेज को वो क्या करते हैं ना, वो मतलब हटा देते हैं। पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज को ही हटा देते हैं और हर जगह रसियन लैंग्वेज जो है वो इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने जैसे ऊपर में बताया ना कि रसिया जो है किस प्रकार से पोलैंड के ऊपर जुल्म करेगी, बस वो देखते जाना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ, पोलैंड में पोलिश भाषा चलता था, उस भाषा को हटा दिया गया और हर जगह रसियन लैंग्वेज लागू कर दिया गया, जिसके वजह से क्या होता है कि 1831 में पोलैंड के लोग रूस के खिलाफ जो होता है वो विद्रोह शुरू कर देता है। लेकिन परिणाम ये होता है कि रूस उस लड़ाई को जीत लेता है, क्योंकि रूस एक मजबूत देश था, ठीक है, उसके पास साथ और भी बहुत सारे पावर्स भी मिले हुए थे। अब क्या होता है, जो रूस है वो जीतने के बाद जितने भी धार्मिक जगह थे जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है था, जहाँ पे पोलिश भाषा बोला जाता था, या फिर जितना भी चर्च सब था, वहाँ पे क्या था, चर्च और धार्मिक जगहों पे ना प्राइस्ट और बिशॉप्स यानी कि वही पुजारी लोग जो था वो लोग पोलिश भाषा में लोगों को शिक्षा देते थे। तो उन जगहों पे जो प्राइस्ट और बिशॉप्स लोग जो शिक्षा दे रहे थे, पोलिश भाषा सिखाते रहते थे, तो इनको क्या करते थे, ये साइबेरिया में डाल देते थे। साइबेरिया रूस का सबसे ठंडा इलाका था, जहाँ पे जाने के बाद लोगों का मरना तय था, तो साइबेरिया में डाल देते थे, वहाँ पे अपने लोग मर जाते थे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला जो टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो देश की इकोनॉमी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
तो 1830 में क्या होता है कि लोगों को खाने पीने या फिर पैसों के मामले में जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। अब इसका पीछे का रीज़न क्या था, तो रीज़न ये था कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो पॉपुलेशन थी यूरोप में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ माइग्रेटेड टू द सिटीज़, तो रूरल एरियाज़ में यानी कि गाँवों में जो पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो वो सिटीज़ में आने शुरू कर देते हैं रहने के लिए, जिसके वजह से जो सिटी होती है वो भी अब एक भीड़ भाड़ वाली इलाका हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन सिटीज़ में बढ़ जाता है, ठीक है। आगे है कि मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन। एक तो यहाँ पे रीज़न हम लोग देखे कि पॉपुलेशन था, दूसरा रीज़न था कि मशीन से जो सामानें थी वो स्पेशली जो है वो इंग्लैंड से बनकर आती थी। स्पेशली यहाँ पे बात किया जा रहा है टेक्सटाइल प्रोडक्शन का, कपड़ा जो है वो इंग्लैंड से स्पेशली बनकर आता था, जो कि मशीनों से बन के आते थे। अब मशीनों से बन के आते थे तो एक तो उनके दाम भी कम होते थे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी, तो जिसके वजह से जो पूरा यूरोप है वो सामान जो है इंग्लैंड से ही जाता था। इससे होता था क्या कि यूरोप के जो बाकी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स कपड़ा को प्रोड्यूस करते थे, तो उनकी सामानें बिक नहीं रही थी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से 1830 में लोगों की खाने पीने की हालत और पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा तंगी आ गई थी। 1848 में फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो जिसके वजह से जो पेरिस की जो पॉपुलेशन है वो रोड पे उतर जाती है, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। और हमने ऊपर में जैसे पढ़ा था कि लुइस फिलिपी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना दिया जाता है, तो इनको जो है मारकर भगा दिया जाता है, ठीक है। ये भाग जाता है लुइस फिलिपी। अब जैसे ही लुइस फिलिपी भागता है तो बाद में कुछ कुछ चेंजेज होते हैं। क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड फ्रांस टू रिपब्लिक, यानी कि अब जो नेशनल असेंबली है वो घोषित करती है कि अब फ्रांस में जो है ना वो कोई भी आम आदमी भी सत्ता पे बैठ सकता है, मतलब अपना जो शासन है वो चला सकता है, सबसे बड़े पद पर वो बैठ सकता है, ठीक है ना। दूसरा है कि राइट टू वोट, वोटिंग का सबको अधिकार मिलेगा, मतलब मेल्स का ही बात किया जाएगा, वुमेन का बात नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी मेल्स थे 21 साल से ज़्यादा वो सभी लोग वोट कर सकते हैं, सबको गारंटीड वर्क मिला, ठीक है। और कुछ कुछ नेशनल वर्कशॉप भी खोले गए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ओके। अब देखो यहाँ पर एक अलग सी घटना दी गई है कि 1845 में सिलिसिया वीवर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के विरुद्ध रिवॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। क्यों रिवॉल्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो पेमेंट होती है ना सिलिसिया वीवर्स की, ये कम कर दी जाती है। इसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स के विरुद्ध सिलिसिया वीवर्स जो होते हैं वो विद्रोह शुरू कर देते हैं। तो ये सिलिसिया वीवर्स क्या करते हैं कि 4 जून 1845 को लगभग 2 बजे एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो उमड़ती है और कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों में जाके वहाँ पे हायर वेजेस की जो है वो डिमांड करने लगती है, और जो भी उनकी खिड़की फर्नीचर्स होते हैं उनके घर में घुसकर, कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में घुसकर तोड़ने फोड़ने लगते हैं। अब ऑब्वियसली ऐसा होगा तो उनको छोड़कर तो भागना पड़ेगा ना, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स था वो अपने फैमिली के साथ सामने जो भी विलेजेस थी तो वहाँ पे वो भाग जाते हैं। हालांकि ये भागने के बाद दोबारा फिर से आते हैं, ठीक है, दोबारा फिर से आते हैं 24 आवर्स बाद, ठीक है। और दोबारा आके जो लोग भी तोड़फोड़ किए हुए थे उनमें से, मतलब अब उन लोग को तो एग्जैक्टली पकड़ नहीं सकते हैं ना, लेकिन जो भी भीड़ भाड़ थी, जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनमें से मतलब दोबारा जब ये कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं तो अकेले नहीं आते, ये आर्मी को लेकर साथ में आते हैं और फिर ये 11 वीवर्स को शूट कर देते हैं, ओके। चलो अब आगे नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। देखो ऊपर में अभी जो रिवॉल्यूशन हुए थे ना वो गरीब लोग कर रहे थे क्योंकि उनको खाना तक भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन किए जाएंगे वो लिबरल्स लोग करेंगे, यानी कि मिडिल क्लास के लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि द रिवॉल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपुल, ये भी जो रिवॉल्यूशन है वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग करेंगे। ये क्या चाहते थे, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे वो नेशन स्टेट चाहते थे कि एक नेशन स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो, जिसमें पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और एसोसिएशन हो।
लोगों का एक समूह हो, ठीक है। तो ये लोग चाहते थे। तो इस वजह से क्या होता है कि देखो यहाँ पे जर्मन रीजन्स के क्या सिचुएशंस थे, इसको समझने का कोशिश करना। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वेयर मिडिल क्लास। अब देखो एक बड़ी संख्या में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी तो उनके जो मेंबर्स थे वो मिडिल क्लास के थे, जैसे जो प्रोफेशनल हो गया, बिजनेसमैन हो गया या फिर आर्टिसंस हो गए। ये सब सारे लोग ना एक फ्रैंकफर्ट सिटी में जाके मिलते हैं, फ्रैंकफर्ट का सिटी में जाके वो मिलते हैं और डिसाइड करते हैं। ये सभी लोग क्या करते हैं ना, आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है वोटिंग करेंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को, ठीक है, इसको वोटिंग करेंगे। तो 18 मई 1848 को करीब 831 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इन्हीं लिबरल्स लोगों के द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा 831 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। अब ये जो 831 मेंबर्स थे, ये लोग क्या करते हैं, प्रोसेसन करते हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो संत पॉल जो कि एक चर्च था वहाँ पे बना देते हैं, मतलब चर्च में ही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो बना देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार करते हैं, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। आगे है कि यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है तो इसके जो राजा रहेंगे, मतलब जो भी हेड रहेगा, वो जो भी वहाँ की जो मेंबर्स थी 831 मेंबर्स, तो वो जो बोलेगी राजा को वही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जो कंडीशंस हमने लुइस फिलिपी में देखा था ना, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का चल रहा था काम, ठीक है। तो आगे यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ का जो राजा है अभी तय नहीं किया गया था कि किसको बनाया जाएगा। तो ये जो 831 मेंबर्स थे, इन्होंने प्रूसिया के जो राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर, तो इनके पास ना प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि आप हमारा राजा बनो, ठीक है, आप हमारे हेड बनो और हम जो आपको बोलेंगे, ठीक है, आपको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपको वो चीज़ लागू करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो फ्रेडरिक विलियम फोर होते हैं, ये इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। ओके, अब होता क्या है, जो पार्लियामेंट्री था, जो पार्लियामेंट बना हुआ था, इसमें मिडिल क्लास लोगों के साथ डोमिनेंट था, ठीक है, मतलब मिडिल क्लास के जो लोग थे वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे। तो बहुत सारे जो वर्कर्स और जो आर्टिसंस थे ना, इन्होंने कुछ कुछ डिमांड करी थी, कुछ कुछ मांग रखी हुई थी, क्योंकि वोटिंग किए हुए थे, इन्होंने सपोर्ट किया था। तो इन्होंने कुछ कुछ मांग करी जो कि ये मिडिल क्लास के लोगों ने इनके मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। तो भाई इनकार कर दिया तो क्यों ये आपको सपोर्ट करेंगे, तो बाद में ये सपोर्ट करना स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है ना। और अब होता क्या है कि ये जो फ्रेडरिक विलियम फोर के पास जो ये प्रस्ताव लेकर गए हुए थे कि आप हमारे यहाँ राजा बनो, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राजा बनो, तो ये अपने सेना को साथ में लेकर जाते हैं और जो उन्होंने एक असेंबली बनाई हुई थी तो उसको तोड़ फोड़ देते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब सारी घटना होती है। आगे फिर यहाँ पे दिया गया है कि द कंजर्वेटिव फोर्सेस वेयर एबल टू सुप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848 बट दे कुड नॉट स्टोर द ओल्ड ऑर्डर। देखो ये हालांकि उतना कुछ इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बट मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, जो कि पुरानी व्यवस्था वाले लोग थे, तो वो लोग जो होता है वो फिर से ये जो लिबरल मूवमेंट चल रहे थे 1848 में, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, बट वो दबा नहीं पाते हैं, ठीक है। पुरानी जो ओल्ड ऑर्डर जो चल रही थी उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही वो चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आगे कुछ कुछ चेंजेज होते हैं। जैसे क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो दिया गया है सर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर वेयर एबोलिश्ड, यानी कि जो निचली जाति के लोग अपर जाति के अंडर काम क्या करते थे तो ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है कि ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस, यानी हंगेरियन अब खुद से अपने शासन चलाने वाले देश बना सकते थे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती है। तो एक तो देखो यहाँ पे हमने अभी क्या समझा, यहाँ पे हमने एक समझा कि जो फ्रेडरिक विलियम थे तो इन्होंने जो एक असेंबली बनाई हुई थी उसको तोड़ फोड़ करके रख देते हैं। और ये जो लोग थे जो असेंबली बनाई हुई थी, क्यों बनाई हुई थी, क्योंकि ये यूनिफिकेशन चाहते थे, ये नेशनलिज्म लाना चाहते थे, नेशनलिज्म की भावना जो है पूरे यूरोप में फैलाना चाहते थे, ठीक है ना। तो आगे अब हम यहाँ पे ना एक जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जिसमें हम सबसे पहले
ये जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो पिछले वाले के साथ यहाँ पे इसको जोड़ने का कोशिश करना, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, इसीलिए ना 831 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। फ्रेडरिक विलियम फोर को प्रस्ताव दिया गया कि आइए आप हमारे राजा बनिए, हम एक नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, बट उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया और आके वो तोड़ फोड़ करके चले गए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्रशा के जो लॉर्ड जनकर्स थे, ठीक है, इन्होंने इन लोगों का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? तो ये समर्थन किए थे जो भी नेशन स्टेट बनाना चाहते थे ना, उनका ये समर्थन करते हैं। इसके बाद जो प्रशा का ही राजा होता है वो नेशनल यूनिफिकेशन के आंदोलन का नेतृत्व करता है। यानी कि प्रूसिया का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर, जो कि पहले तोड़फोड़ करके रख दिया, अब वो खुद नेशन स्टेट बनाने का नेतृत्व करता है, मतलब वो खुद ही लीड करने लगता है। मतलब यहाँ पे इसी वजह से एक मीम हमने यहाँ पे डाल दिया है कि एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए? क्योंकि जो इंसान पहले खुद ही नेशन स्टेट नहीं बनाना चाहता था, नेशनल असेंबली बनी हुई थी, उसको तोड़ फोड़ करके रख दिया, अब वो खुद लीड कर रहा है, ठीक है, इस वजह से। तो किस प्रकार से ये जो जर्मनी होती है ये यूनिफाइड होती है, आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया, जो प्रूसिया का चीफ मिनिस्टर है ओटो वन बिस्मार्क, तो ये इस मूवमेंट को लीड करता है। 3 वॉर्स होते हैं करीब 7 साल में, जो कि ये वॉर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़े जाते हैं। बाद में ये जो प्रूशियन होती है वो, मतलब प्रूसिया जो होती है वो जीत जाती है। फिर जनवरी 1871 में जो प्रूशियन किंग होते हैं केजर विलियम वन, इनको बना दिया जाता है। मतलब जनवरी 1871 में प्रूसिया का जो किंग है वो केजर विलियम वन को बनाया जाता है, ठीक है। जब बनाया जाता है तो ये एक सिरोमनी भी आयोजित की जाती है वर्सलिस में, ठीक है, इसको भी याद रखना। अब जर्मनी जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है, मतलब कि एक नेशन स्टेट बन जाता है, ठीक है। अब जो यहाँ की गवर्नमेंट होती है वो करेंसी को मॉडर्नाइज़ करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब करेंसी को मॉडर्नाइज़ करती है, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करती है, जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। आगे हम इटली के यूनिफिकेशन को देखते हैं। जैसे कि हम पहले का जो इटली है कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र जो है वो पूरा इटली बटा हुआ था अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन आज की इटली हम देखेंगे कि ये यूनिफाइड है और एक ही क्षेत्र, मतलब एक ही ये देश है। तो किस प्रकार से इटली जो होता है वो यूनिफाइड होता है, चलो यहाँ पे समझते हैं। देखो 19th सेंचुरी के मिडिल में क्या हुआ था कि जो इटली थी वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। जैसे जो नॉर्थ था उसमें ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो के अंडर था, सेंटर जो था उसमें पोप लोग रूल्ड कर रहे थे, और जो साउथर्न रीजन्स था वो बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन जो है वो उसके अंडर था, ठीक है। बस एक ही स्टेट था सार्दिनिया पाइडमोंट जिसमें इटालियन लोग रूल कर रहे थे, बाकी इटली में कोई और ही रूल कर रहा था। देयर वॉज नो इटालियन लैंग्वेज हियर, डिफरेंट लैंग्वेज वेर यूज्ड। यहाँ पर कोई भी इटालियन लैंग्वेज नहीं था, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो 1830 में क्या होता है, ग्यूसेपी मैज़नी जो कि हमने बात किया था पहले ग्यूसेपी मैज़नी के बारे में, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी यंग इटली को यूनिफाइड करने के लिए, बट ये फेल्ड हो जाते हैं, ये इटली को यूनिफाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे नाम याद रखते जाना कि इटली का यूनिफिकेशन के लिए कौन कौन लोग ने कोशिश किया। जैसे सबसे पहले कोशिश किया था गिउसेपी मैज़नी ने, बट वो फेल्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद 1848 में इटली को यूनिफाई करने का जो जिम्मेदारी मिला वो सार्दिनिया पाइडमोंट का राजा विक्टर इमैनुअल II ने उठाया। चीफ मिनिस्टर जो था वो लीड कर रहा था इस मूवमेंट को, मतलब इटली को यूनिफाई करने के लिए विक्टर इमैनुअल II का, मतलब इटली का जो चीफ मिनिस्टर था कैवुर, तो ये लीड कर रहा था, ठीक है। कैवुर कौन था? तो ये कोई रिवॉल्यूशनरी नहीं था, कोई डेमोक्रेट नहीं था, ठीक है, मतलब कोई भी आप बोल सकते कोई मंत्री नहीं था। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का हम बात करते हैं ना, संविधान का, तो संविधान से रिलेटेड कोई भी ये व्यक्ति नहीं था, कोई भी रिवॉल्यूशनरी नहीं था। वो फ्रेंच ज़्यादा अच्छे से बोल सकता था, बेटर देन इटालियन।
भले वो इटली का यूनिफिकेशन चाहता था, बट वो इटालियन उतने अच्छे से नहीं बोल पाता था, फ्रांस अच्छे से बोल पाता था, ठीक है ना। तो सार्दिनिया पाइडमोंट जो होती है वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा देती है, ठीक है, कैवूर के नेतृत्व में सार्दिनिया पाइडमोंट को हरा देती है। आगे क्या होता है, तो यहाँ पे दूसरा नाम क्या हो गया, कैवूर, ठीक है, नाम याद करते जाना, ग्यूसेपी गैरिबाल्दी, फिर आई कैवूर। आगे है, फिर क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्यूसेपी गैरिबाल्दी। अब ग्यूसेपी गैरिबाल्दी के अंडर में बहुत बड़ी एक सेना आती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ना, ग्यूसेपी गैरिबाल्दी थे कौन। तो ग्यूसेपी गैरिबाल्दी एक इटालियन फाइटर्स थे, ठीक है, साथ ही साथ ये एक सेलर भी थे मर्चेंट नेवी में। तो ग्यूसेपी गैरिबाल्दी के अंडर में एक बड़ी सेना आती है। 1860 में वो स्पेनिश रूलर को हरा देती है बाय द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स। फिर 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है और इस प्रकार से इटली जो होता है वो यूनिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 का यूनिफिकेशन देख लिया। तीसरा जो यूनिफिकेशन है वो हम देखेंगे ब्रिटेन का, कि ब्रिटेन किस प्रकार से यूनिफाइड हुआ। जैसे ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ ना, वो तुरंत ही नहीं हो गया, ये एक लंबी प्रक्रिया थी। कैसे, तो 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में ब्रिटिश नेशन नहीं था। जैसे आज हम जो ब्रिटेन में जो लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि इंग्लैंड के निवासी को हम मतलब इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को हम इंग्लिश कहते थे, स्कॉटलैंड में रहने वाले को हम स्कॉटिश कहते थे, आयरलैंड में रहने वाले को आयरिश कहते थे, ठीक है। तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रीव इन वेल्थ एंड पावर, मतलब जो इंग्लिश नेशन है वो स्टीडली वेल्थ और पावर के मामले में ग्रीव होती है, बढ़नी शुरू होती है। दे एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द इजलैंड, और ये जो अपना प्रभाव है वो अदर नेशंस, जो भी इजलैंड के अदर नेशंस थी उन पर अपना प्रभाव एक्सटेंड करती है, यानी बढ़ाती है। फिर 1688 में क्या होता है, तो इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम मोनर्की, मोनर्की से जो पावर है वो इंग्लिश पार्लियामेंट को मिल जाती है, ओके। फिर 1707 में क्या होता है, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट साइन होता है, एक्ट ऑफ यूनियन। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता भी है कि एक्ट ऑफ यूनियन कब साइन होता है, 1707 में, किन के बीच में साइन होता है, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, ठीक है। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में 1707 में एक एक्ट साइन होता है। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, तो इससे क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का इससे फॉर्मेशन होता है, ओके। बट ये जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन थी, ये इंग्लिश मेंबर्स से क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रही थी। इसमें ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो इंग्लिश मेंबर्स थे, अब ये ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है कि इंग्लिश मेंबर जब डोमिनेट कर रही है पार्लियामेंट में, तो इससे क्या होता है कि वे अपने अनुसार ही कानून ज़्यादातर लगाएंगे। तो स्कॉटलैंड में क्या होता है कि स्कॉटलैंड का एक इलाका था स्कॉटिश हाईलैंड, तो यहाँ पर लोगों को जो है ना गैलिक भाषा वहाँ पे बोली जाती थी। तो गैलिक भाषा बोलना और उनकी जो राष्ट्रीय पोशाक थी ना, जो पहनावा था, तो वो दोनों भी करना भी मना कर दिया कि आप गैलिक भाषा नहीं बोल सकते, आप अपना जो नेशनल ड्रेस है वो भी नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे स्कॉटिश लोगों को अपना देश छोड़ के जाना पड़ गया था, ठीक है। तो ये कहानी थी स्कॉटलैंड के साथ। बिल्कुल इसी तरह का एक कहानी हम यहाँ पे आयरलैंड के साथ भी देखते हैं। तो जो आयरलैंड था वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट ये 2 भाग में डिवाइडेड था। अब देखो आगे क्या होता है, जो इंग्लैंड के लोग होते हैं जो कि इंग्लिश बोला करते थे, तो जो इंग्लैंड के लोग होते हैं वो आयरलैंड के ये 2 भाग में जो डिवाइडेड थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये इंग्लैंड लोग प्रोटेस्टेंट की हेल्प करते हैं। हालांकि उस समय जो आयरलैंड थी वो 2 भाग में जो डिवाइड थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो कैथोलिक लोगों की संख्या ज़्यादा थी और प्रोटेस्टेंट की कम थी। तो इस वजह से जो इंग्लैंड के जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट की मदद कर रहे थे, ठीक है, चलो हम आपकी हेल्प करते हैं। तो अब देखो होता क्या है कि जो कैथोलिक थे वो ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन तो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश लोग थे और जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो साथ में मिल जा रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे,
ठीक है। तो ये प्रोटेस्टेंट तो मतलब लड़ तो रहे थे, ये ब्रिटिश के खिलाफ ये आंदोलन तो कर रहे थे, बट ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होने के वजह से इनको दबा दिया जाता था, मतलब कैथोलिक को दबा दिया जाता था। अब देखो ये जो लड़ाई चली कैथोलिक्स के साथ, मतलब आयरलैंड लोगों के साथ, तो इनके तरफ से लड़ कौन रहा था? कैथोलिक्स के तरफ से इनको लीड कर रहा था वॉल्फ टाउन और यूनाइटेड इरिशमैन। तो ये लोग हार जाते हैं। अब हारने के बाद क्या होता है कि आयरलैंड को ज़बरदस्ती से ही जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें शामिल कर लिया जाता है 1801 में। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि जो नई ब्रिटेन थी इनकी सिंबल्स क्या क्या थे। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है कि ब्रिटिश फ्लैग जो था वो यूनियन जैक था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे फिर यहाँ पे है कि जो नेशनल एंथम थी वो थी गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को लोग प्रोमोट कर रहे थे। अब एक लास्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन। तो 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट लोग सोचने लगे कि हम देश को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक तरकीब निकाला पर्सनिफिकेशन का। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? तो पर्सनिफिकेशन इज़ अ ह्यूमन फिगर टू रिप्रेजेंट द नेशन, मतलब एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ह्यूमन फिगर दिया गया जिसी को हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो इसके लिए चूज़ किया गया एक फीमेल फिगर्स को, जिसको हम एलोगेरी भी कहते हैं। नेशन को रिप्रेजेंट करने का के लिए फीमेल फिगर को चूज़ किया गया जिसको हम एलोगेरी कहते हैं। एलोगोरी क्या है? तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिससे में हम किसी भी पर्सन या थिंग को, मतलब किसी चीज़ को हम एक पर्सन या फिर थिंग के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम फ्रांस के फीमेल एलोगोरी का बात करें तो वो है मारियान। वहीं अगर जर्मनी के फीमेल एलोगोरी का बात करें तो जो कि है जर्मेनिया, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को। अब कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि याद रखना है आपको, जो कि है पहला लिबर्टी, इसका जो एट्रीब्यूट्स है वो रेड कैप और ब्रोकन चेन है, इसका मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। जस्टिस का एट्रीब्यूट्स है ब्लाइंड ओमेन विथ वेइंग स्केल, ओके। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक को हम समझेंगे जो कि है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो देखो इसमें हम नेशनलिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में समझेंगे। ऐसे तो हम हर जगह समझे कि नेशनलिज्म का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, तो नेशनलिज्म का नेगेटिव इम्पैक्ट कब पड़ सकता है? तो जब हम नेशन स्टेट बनाते हैं तो दो क्षेत्र को जोड़कर एक करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम जब अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं, मतलब एक्सपेंशन जब अपने रीजन्स का करते हैं, तो इससे मतलब थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ता भी है। तो आगे जब हम इसके बारे में समझेंगे ना स्टोरी को, तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखो यूरोप में एक जो इलाका था बाल्कन्स, तो 1871 में इस जगह पे बहुत ज़्यादा तनाव का स्थिति था, बहुत ज़्यादा टेंशन था। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सोसाइटी थी मतलब यहाँ की जो सोसाइटी थी वो बहुत सारे लोगों में बटी हुई थी, बहुत सारे सोसाइटीज़ में बटा हुआ था यहाँ की लोग, ठीक है। जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, मतलब आप बाकी पढ़ सकते हो। इन सब सोसाइटीज़ में यहाँ की जो लोग थे वो बटे हुए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी सोसाइटी के लोग थे। अब इस पूरे बाल्कन क्षेत्र को हम लोग स्लैब्स कहते हैं, याद रखना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, मतलब बाल्कन का एक बड़ा जो पार्ट था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे वो जो भी उसका कंट्रोल था वो छीनते जाता है, क्योंकि रोमांटिक नेशनलिज्म जो थी वो बाल्कन रीजन्स में स्प्रेड हो गई थी। द बाल्कन पीपुल्स वांट इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स। जो बाल्कन्स के लोग थे वो चाहते थे कि उनको आज़ादी मिले और पॉलिटिकल राइट्स मिले, ठीक है। और साथ ही साथ जो बाल्कन्स स्टेट थी वहाँ के जो लोग थे वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे कि हम अपना रीजन जो है वो एक्सपेंड करें, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जल रहे थे। तो जेलसी का फ़ायदा कोई यहाँ पे तीसरा आदमी उठाता है, तो कुछ लोग यहाँ पे आकर्षित होते हैं, जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी। अब होता क्या है कि जो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था बाल्कन में, तो लोग मतलब क्या था कि बाल्कन्स पर अपना कंट्रोल करने के लिए, मतलब बाल्कन्स पर कब्जा करने के लिए ये जो सारे कंट्री थे ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, और इसकी भनक भी बाल्कन्स को नहीं थी कि मेरे लिए भी कोई लड़ाई कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आगे हम एक टर्म को समझेंगे इम्परलिज्म। इम्परलिज्म का मतलब क्या होता है? तो इम्परलिज्म का मतलब क्या होता है? तो इम्परलिज्म मीन्स एक्सटेंडिंग पावर विद द यूज़ ऑफ मिलिट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलिट्री का यूज़ करके हम अगर अपने पावर को एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसी को हम इम्परलिज्म कहते हैं। तो दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जब कोई अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहेगा तो ऑब्वियसली उसमें लड़ाई झगड़ा चलेगा। तो देखो, हम स्टार्टिंग में से बताए थे कि नेशनलिज्म का कैसे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो गलत इम्पैक्ट ही पड़ रहा है ना, कि नेशनलिज्म का मतलब होता है कि नेशन स्टेट बनाना, और नेशन स्टेट कब बनेगा? जब क्षेत्रों को मिलाया जाएगा, और क्षेत्र जब मिलेगा तो इससे लड़ाई झगड़ा होगा। तो लड़ाई झगड़ा होने से यहाँ पे क्या हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। देखो, वहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो गया ना। सो आगे होता क्या है कि मैनी कंट्रीज़ वेयर कोलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स। बहुत सारे कंट्री जो जो थी वो यूरोपियन पावर्स जो थी उस पर कब्जा की हुई थी। सो पीपल स्टार्टेड अपोजिंग इम्परलिज्म। तो इस वजह से जो लोग थे वो इम्परलिज्म का विरोध करने लगे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, मतलब दूसरे पे वो कब्जा करके रह रहे थे। मतलब अपने एरिया को बढ़ाने के लिए वो दूसरे देशों पे या दूसरे जगहों पे, दूसरे रीजन्स पे कब्जा करके रह रहे थे, जिसके वजह से जो लोग थे वो इम्परलिज्म का विरोध करने लगे। तो इम्परलिज्म का ये जो लोग विरोध कर रहे थे, तो इसके लिए लोगों की तरफ से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मूवमेंट चलाए जा रहे होंगे। तो इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं एंटी इम्पीरियल मूवमेंट। मतलब कि इम्पीरियलिज्म के खिलाफ मूवमेंट चलाने वाला जो मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं एंटी इम्पीरियल मूवमेंट। ठीक है, जो कि पूरे यूरोप में चलाया जाने लगा, और फिर नेशनलिज्म की जो आइडिया है वो पूरे यूरोप में फैलना शुरू कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम आगे के भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।